नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में हमने अब तक 6 चैप्टर अच्छे से कवर किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा भी लगा होगा। तो दोस्तों, मैंने हर एक चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डाले हैं यूट्यूब पोस्ट पे। आप जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज हम चैप्टर 7 पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 7 का जो नाम है वो है राज्य से साम्राज्य, है ना। अब तक हमने राज्य महाजनपदों के बारे में, जनपद, महाजनपद और जो रामरिक काल थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ राज्य से साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक चैप्टर हमारा जो है वो किसी न किसी टॉपिक से ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे भी कुछ है टॉपिक जो कि हम लोग देख लेते हैं। रोशन के रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले, है ना। कड़क नोट मिले, उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को छूने, को देखने और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। ठीक ना। उसने सोचा कि आखिर यहाँ शेर क्यों बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से कुछ आइडिया आपको मिल रहा है कि हम किस साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे नोट के जो चित्र होते हैं उस पर शेर का बात कर रहा है। तो अब आइडिया लगाइए कि हम लोग किस साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो आइए, तो बातें थी, हम लोग मेन चैप्टर में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें दी हुई हैं। यहाँ से हमारे काम का है ना कि हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। क्या इतिहास है? उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। तो जो हमारे नोटों पे जो इस तरीके का चित्र हमें देखने को मिलता है, ये क्या है? सारनाथ पे जो स्तंभ मिले हैं वहां से हमें मिला हुआ है ना। यही बातें बता रही है जो कि पत्थर पे काट करके बनाया गया था। और देखें तो इसमें बता रहा है इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्दिष्ट पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर लिखे अभिलेख उत्तीर्ण किए गए, है ना। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि अशोक के निर्देश पर इस तरीके के जो शेर वाले स्तंभ बनाए गए थे। इसके पहले कि हम यह जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आप चैप्टर का नाम भी देख रहे हैं कि राज्य से साम्राज्य, तो यही यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग राज्य को साम्राज्य क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो ये बातें हम लोग को समझ में आ जाएंगी। अब और आगे देखें, इसमें अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो जो यहाँ पे अशोक की अभी बात हो रही है, ये स्तंभ हम लोगों ने देखा जो कि अशोक द्वारा बनवाया गया था। तो उन्हीं की बात हो रहा है यहाँ पे कि जो जिस साम्राज्य पे अशोक शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो लगभग 2300 साल, 2300 साल पहले की थी, है ना। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ा सा अशोक साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य का स्थापना किया था, मौर्य साम्राज्य, उसकी अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हमें देखने को कुछ जानकारियां यहाँ पे मिलती हैं कि जो मौर्य पीरियड था, है ना, मौर्य साम्राज्य का जो समय काल था वो है हमारा 322 बीसी से 322 बीसी से कब तक का है? 322 बीसी से 185 बीसी। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको एक जानकारी मिल रही है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की, जिसका कि एक महान प्रतापी राजा अशोक भी हुए। तो अगर हम थोड़ा सा मौर्य साम्राज्य के बारे में यहाँ पे बात करें तो मौर्य साम्राज्य का टाइम पीरियड हमने देखा कि 322 बीसी से 150 बीसी। और थोड़ी और जानकारी हम इसमें लें तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे की? तो उन्होंने अपने पिछले चैप्टर में महापद्मनंद के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने कि नंद वंश का स्थापना किया। तो नंद वंश का जो आखिरी शासक था उसका नाम था घनानंद। तो घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसमें उनके गुरुदेव या गुरु कहें तो चाणक्य ने, जिसको कि कौटिल्य भी कहा जाता है, ने मदद किया था घनानंद को हराने में। ठीक है दोस्तों, और हम इसमें बात करें थोड़ा सा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। ठीक है,
हम लोग और भी पढ़ेंगे इसमें, लेकिन हम थोड़ी सी यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं, ताकि आपका आगे जब पढ़ेंगे तो इसका रिवीजन हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक काम क्या किया कि मौर्य वंश का स्थापना किया। दूसरा, किसको हरा करके? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया धनानंद को हरा करके। दूसरा, उसने सेल्यूकस निकेटर को हराया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसने अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है ना। यही मेगास्थनीज आगे चल करके एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका, जिसका कि हम लोग इतिहास पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं। अब और देखें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, हम लोग अशोक के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग उसके संस्थापक या चंद्रगुप्त क्या बोलते हैं मौर्य वंश के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें जानकारी ले लेते हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कर्नाटक में चंद्रगिरी हिल पे, है ना, स्वर्ण बेलगोला जो पहाड़ है वहां पे उनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि वो जैन बन गए थे। तो जैन में उनका जो जैन पद्धति होता है उस तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आपने यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ली मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, और उसके जो गुरुदेव थे वो उनका नाम चाणक्य या कौटिल्य था, जिसने अर्थशास्त्र नाम की किताब भी लिखी, और ये सारी चीजें थी। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब हम और इस चैप्टर में देखें तो क्या मिलता है हमें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बता रहा है कि चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। इस चैप्टर से भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, किसी एग्जाम को आप देख लीजिएगा, बहुत सारे आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना। तो पिछला चैप्टर और ये चैप्टर और इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, उन सबसे भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एग्जाम्स में। तो आप बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़िएगा और बिल्कुल नोट करते चलिएगा। अब आगे देखते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, है ना। तो जो साम्राज्य होते थे उसमें साम्राज्य बहुत बड़ा चीज हो गया, उसमें बहुत सारे नगरों से मिल करके ही साम्राज्य बनते थे, तो बहुत सारे नगर थे। अब हमें मानचित्र देखने को बोल रहा है, जिसको कि हम लोग नीचे आएंगे तो देख लेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देखिए वंश के बारे में बताया गया कि वंश क्या होता है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है ना। ठीक है, एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार और उनका बेटा अशोक। तो ये 3 महत्वपूर्ण जो शासक हुए वो किस वंश के हुए? मौर्य वंश के। और वंश मतलब क्या होता है आपने यहाँ पे समझा कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। तो ये चीजें हो गई। अब आइए हम थोड़ा सा जो हमें यहाँ पे बता रहा है कि साम्राज्य की राजधानी, तो इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ राजधानियों का जिक्र किया है, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। तो इनको देखते हैं मैप में कि ये कहाँ पे पड़ते थे। ठीक है, आइए देखते हैं। आगे देखें तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, है ना। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। जो तक्षशिला था वो मध्य एशिया में आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत आने का रास्ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी व शिल्पकार रहा करते थे। तो ये बातें कुछ बता रही हैं हमें साम्राज्य के बारे में। यहाँ पे और कुछ दिया हुआ है कि जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों का नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको क्या क्या इसमें दिया हुआ है। हम थोड़ा सा साम्राज्य के बारे में और पढ़ते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। तो जो साम्राज्य थे उसमें मतलब कि ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जो साम्राज्य था वो गांव का एरिया था या किसान का एरिया था, ऐसा कह सकते हैं। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। तो इस तरीके का साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल रहा है। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग विभिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो ये सारी जानकारी आपको साम्राज्य के बारे में मिला। हम थोड़ा सा इसको मैप में भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको तक्षशिला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पाटलिपुत्र देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे उज्जैन देखने को मिल जाएगा। तो जब आप
उत्तर भारत से दक्षिण भारत आते हैं या दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाएंगे तो आपको रास्ते में उज्जैन मिल जाएगा, और आप पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो आपको पाटलिपुत्रा मिल जाएगा, है ना। और ये दक्षिण एशिया की बात की जाए तो यहाँ पे आपको तक्षशिला मिल जाएगा, तक्षशिला जो कि आज के डेट में कहें तो पाकिस्तान में पड़ेगा। तो ये तमाम जानकारियां हैं, और भी जो महत्वपूर्ण यहाँ पे देखिए बता रहा है कि उस युग के मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है यहाँ पे, उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेख के प्राप्त स्थल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे आपको अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, कंधार, लंपक, शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कलसी, टोपरा, बहापुर, मेरठ, गुज्जर, कौशाम्बी, रूपनाथ, सांची, गिरनार, सुपारा, सन्नाती, लुम्बिनी, रामपुरवा, लौरिया, अरेराज। आप रेड चीजों को देख रहे हैं, तो इन चीजों से हमें ये पता चलता है कि इन इलाकों में अशोक का शासन था, है ना। और यूं कहें कि अशोक जो थे उनका साम्राज्य इन इलाकों तक फैला हुआ था। तो आप देख रहे हैं पूरा भारत, और साथ ही साथ जो आज का डेट में यूं कहें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ये सारा एरिया मौर्य साम्राज्य के अंदर आता था जब अशोक शासक थे। ठीक है, तो आइए और इसमें देखते हैं। यहाँ आपको ब्रह्मगिरी तक में उनके अभिलेख मिले हुए हैं। हम देखते हैं थोड़ा और यहाँ पे क्या बता रहा है। आगे पढ़ते हैं, राज्य साम्राज्य से भिन्न है ना, कैसे भिन्न है, जो राज्य है वो साम्राज्य से कैसे भिन्न है। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट में समझा रहा है। पहला पॉइंट, चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। तो एक भिन्नता आपको यहाँ पे देखने को मिल गई कि जो साम्राज्य होते हैं वो काफी बड़े होते हैं राज्यों से, इसके लिए उन्हें जो साम्राज्य के जो शासक होते थे उनको ज्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती थी राजाओं की अपेक्षा में। दूसरा यहाँ पे यह है कि इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे 2 आपको डिफरेंस देखने को मिल गया कि राज्य और साम्राज्य किस तरीके से भिन्न थे। यहाँ पे मेनली आपको आकार का बात हो रहा है कि बड़े साइज के होते थे सम्राट, तो उसके चलते क्या होता था कि ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी, और ज्यादा संसाधनों को पूरा करने के लिए कर इकट्ठा करना होता था, जिसके चलते अधिकारियों को भी रखना होता था। तो ये बातें हो गई। और क्या साम्राज्य के बारे में पढ़ना है हमको, देखते हैं यहाँ पे साम्राज्य का प्रशासन। अब जो साम्राज्य था उसमें प्रशासन व्यवस्था किस तरीके से थी, इसको हम यहाँ पे अब देख लेते हैं। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों का पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। जो आपने देखा ऊपर मैप में कि पाटलिपुत्र था, तो पाटलिपुत्र क्या था, मेन राजधानी था जहां पे कि राजा रहते थे। तो उसके आसपास के जो इलाके थे उस पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, है ना। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उन्हें अधिकारी सजा भी देते थे। आगे इसमें बता रहा है कि इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। तो देख रहे हैं किस तरीके से प्रशासन व्यवस्था है। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, है ना। तो आप समझे इस तरीके से प्रशासन व्यवस्था के बारे में। और कुछ इसमें दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्रा से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां पर राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। तो दोस्तों एक ऐसा ही वाकया है कि जब अशोक राजकुमार थे तो उन्होंने, एक बार की बात है कि अशोक किसके पुत्र हैं, अशोक हैं बिंदुसार के पुत्र। तो एक बार बिंदुसार के शासनकाल में क्या होता है कि तक्षशिला और उज्जैन में कुछ विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। तो उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने जो पुत्र थे, जिनको कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अशोक को भेजा था उस रेवेलियन को, या यूं कहें कि विद्रोह को दबाने के लिए, है ना। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। आगे देखें तो कह रहा है कि प्रदेशी केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे, है ना। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे
इसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र में हमें क्या जानकारी मिलता है कि जो उत्तर पश्चिम है ना, उत्तर पश्चिम किस चीज के लिए? कंबल। दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत कीमती सोने और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, है ना। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दे। तो जो जंगली थे या जंगल के लोग थे, उनसे क्या उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और नीम जैसे मधु और मोम जैसी चीजें ला करके उनको दे। अब नजराना क्या होता है? यहाँ पे आपने देखा कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। तो नजराना क्या होता है यहाँ पे हम समझते हैं इसको। यहाँ पे छोटे से में बता रहा है कि जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से भी जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। तो कर जो होता था वो नियमित होता था, लेकिन नजराना जो होता था वो अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता था। यही समझा रहा है यहाँ पे कि जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई नजराना के बारे में। अब हम थोड़ा सा और देखते हैं। राजधानी में सम्राट, है ना। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीय चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो हमने ऊपर में बात किया कि जो मेगास्थनीज था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दोस्तों, हमने ऊपर भी बात किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया और उसे पराजित किया। उसके पश्चात क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का शादी किया और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। हाँ, तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था इंडिका। और इंडिका में उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है कि इंडिका में कुछ विवरण मिला है, और मतलब कि मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसको अपने इंडिका में भी लिखा और वही विवरण के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। तो क्या बता रहा है? सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। तो जब सम्राट जनता के सामने आते थे तो उसे एक शोभा यात्रा की तरह मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उन खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। यहाँ पे देख रहे हैं, वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो कितने डरते थे पहले शासक, है ना। आइए और देखते हैं इसमें। तो हमने ऊपर सम्राट के बारे में देख लिया, अब हम पाटलिपुत्रा के बारे में भी देख लेते हैं, है ना। तो पाटलिपुत्रा आधुनिक पटना के बारे में क्या विवरण मिलता है? यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। तो एक एग्जाम ये पूछा गया है कि उसमें कितने द्वार का विवरण किया गया है। जो मेगास्थनीज का इंडिका है उसमें कितने द्वार के बारे में विवरण किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 64 द्वार के बारे में विवरण मिलता है। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने। जो 2 मंजिला घर हैं वो लकड़ी और कच्ची ईंट से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने रैन बसेरों से घिरा है। तो पाटलिपुत्रा के बारे में भी आपने यहाँ वर्णन देखा और ऊपर हमने सम्राट के बारे में भी वर्णन देखा। तो ये सारी चीजें हो गई। आइए और हम आगे देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। जो अशोक थे वो मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है ना।
तो ज्यादातर कहें तो किस भाषा में मिलते हैं? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो गया। ये कई बार पूछा गया है कि जो उसके अभिलेख मिलते हैं वो किस भाषा में मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका कि प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध। तो दोस्तों आपने कलिंग युद्ध के बारे में सुना होगा, जहां से कि अशोक में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। वो युद्ध छोड़ करके फिर बुद्ध बन जाते हैं, है ना। युद्ध में जो उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और जो उसमें हिंसा देखा, खून खराबा देखा, उसको देख करके वो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और युद्ध को त्याग कर करके बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। थोड़ा सा उस कलिंग युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि कलिंग, आखिर कलिंग है कहाँ पे? तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। आज के डेट में जो उड़ीसा है उसी का नाम पहले कलिंग था, है ना। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। और इस प्रकार क्या होता है कि युद्ध को छोड़ करके कल अशोक बुद्ध बन जाते हैं, नहीं कि बुद्ध धर्म को अपना लेते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। तो दोस्तों अगर हम कलिंग युद्ध के बारे में बात करें तो कलिंग युद्ध जो हुआ था वो 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, कलिंग युद्ध का ही परिणाम होता है कि अशोक भेरी घोष को त्याग करके धम्म घोष अपनाते हैं, है ना दोस्तों। तो ये तमाम चीजें थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं कि कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। तो जो अशोक ने तमाम अभिलेख बनवाए थे, तो उसमें से जो उनके अभिलेख थे वो किस प्रकार से कलिंग युद्ध का वर्णन करते हैं उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। कितने लोग? 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। दोस्तों अशोक यहाँ पे अपने अभिलेख में खुद बता रहे हैं कि राजा बनने के बाद उन्होंने कलिंग की विजय की, और उस कलिंग युद्ध में क्या होता है कि लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे उन्हें अपार दुख होता है। और ये दुख क्यों होता है? क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। तो ये चीजों को देख करके उन्हें बहुत दुख हुआ। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों से बहुत प्यार करते हैं, है ना, जो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों से बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैं धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। कलिंग युद्ध का परिणाम क्या होता है कि अशोक धर्म पालन करने, खुद धर्म पालन करने और दूसरों को भी इसकी शिक्षा देने का निश्चय करते हैं। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा। ये आज का भी है कि आप किसी का दिल अगर धर्म से, प्यार से अगर जीते तो काफी ज्यादा अच्छा होता है किसी का दिल बलपूर्वक जीतने से। आगे बताते हैं कि मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्तीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वो तमाम चीजें जो युद्ध के दौरान हुई उसका अभिलेख बनवाते हैं, ताकि इसके बाद से जो उनके बेटे हो और जो उनके पोते हो कभी भी इस तरीके का युद्ध ना करें। तो जो उनके पोते और जो बेटे और पोते हों वो युद्ध के बारे में ना सोच करके धर्म के बारे में सोचें और उसे किस तरीके से बढ़ाया जाए इसके बारे में सोचें। तो तमाम चीजें थी। अब धर्म जो है, यहाँ पे धर्म संस्कृत शब्द है धर्म का, ठीक है ना। तो धर्म और धर्म एक ही चीज होता है। संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। जो संस्कृत में धर्म हम लिखते हैं उसी को प्रकृत में हम धर्म लिखते हैं। आगे है दोस्तों कि जो हमने ऊपर धर्म देखा वो अशोक का धर्म क्या था, है ना। धर्म तो हो गया, तो अशोक का धर्म या धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही
ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे, है ना। तो ये तमाम चीजें थी। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। अशोक के साम्राज्य में बहुत सारी समस्याएं थी और उसके प्रति उनकी संवेदना भी थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, तो कई बार उनमें टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि की नदी धम्म महामात, ना, धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। यहाँ पे हम देखें तो एक चीज छूट गया है यहाँ पे कि उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। ये देख लेते हैं हम इसको। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये आज के डेट में राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। किस तरीके का है? ये बैल का चित्र है जो कि पत्थर पे उत्कीर्ण किया गया है, पत्थर को खोद करके बनाया गया है। अब और इस चैप्टर में आगे क्या कह रहा है कि इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं व स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रचारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भेजा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो अशोक थे उनके पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था, जिनको कि उन्होंने धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा, है ना। तो ये तमाम जानकारियां हमें मिली यहाँ पे। और आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। आगे दोस्तों, अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश, है ना। क्या है संदेश? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब ये तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अशोक भी ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, है ना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। अपने धर्म की प्रशंसा करना या दूसरे धर्म की निंदा करना, ये दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा ही नुकसान पहुंचा रहा है ना दोस्तों। तो आज के डेट में भी ये चीजें फॉलो होनी चाहिए जो कि लोग नहीं करते हैं। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने तमाम चीजें देखी कि अशोक अपने प्रजा को क्या संदेश देना चाह रहे थे और क्या संदेश दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ब्राह्मण लिपि के बारे में बात किया गया, ब्राह्मी लिपि के बारे में बता रहा है कि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तमाम तरह की जो लिपियां हैं इनमें अ को लिखा गया है
अगर हम यहाँ पे आप हिंदी को समझते होंगे तो यहाँ पे देखिए देवनागरी भाषा, जो कि हिंदी में देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि जिसमें कोई हम हिंदी में उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे अ लिखा हुआ है। बांग्ला में इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, मलयालम में इस तरीके से, तमिल में इस तरीके से, और आरंभिक जो ब्राह्मी थी उसको में इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें आपने देखी। तो दोस्तों चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है ना। तो इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ा है, और जो कुछ भी जानकारियां थी एक्स्ट्रा हमने उसके बारे में भी बात किया, और तमाम चीजें यहाँ पे मेनली अशोक के बारे में बात किया गया था, मौर्य वंश के बारे में बात किया गया था। तो दोस्तों एक चैप्टर को खत्म करते करते हम लोग एक बार मौर्य वंश के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों हमने शुरू में ही बात किया था कि जो मौर्य पीरियड था वो कब से कब था, 322 बीसी से 185 बीसी तक, है ना। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और वो शासक कैसे मतलब बने, और यूं कहें तो मौर्य वंश का स्थापना किस तरीके से हुआ, तो जो महापद्मनंद जिन्होंने कि नंद वंश का स्थापना किया था, उसके जो अंतिम शासक थे उसको हरा करके, जिसका जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था, घनानंद, तो उसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया, और सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने एक राजदूत जिसका नाम मेगास्थनीज था उसको भेजा। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और बाकी अगर हम बात करें तो मौर्य वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, तो मौर्य साम्राज्य में 3 प्रमुख शासक हुए। दोस्तों एक बात और है कि मौर्य वंश में जो सबसे प्रतापी शासक अगर कहें तो अशोक को ही माना जाता है, क्योंकि अशोक के समय में जो मौर्य वंश था वो अपने चरम तक पहुंच गया था। अब हम लोग मौर्य वंश की थोड़ी और बात करें तो इसमें हमें मिलता है कि मौर्य वंश का जो शासन था वो लगभग 137 वर्ष का था ना। तो जो जितने भी शासक हुए मौर्य वंश से उन सबको मिला करके अगर हम बात करें तो टोटल 137 वर्ष तक मौर्य के राजाओं ने शासन किया। बाद में मौर्य वंश क्या होता है कि 2 भागों में बढ़ जाता है, पूर्वी और पश्चिमी, है ना। तो पूर्वी जो मौर्य साम्राज्य था उसको संभालने वाले का नाम था दशरथ, और जो पश्चिमी था उसको संभाल रहा था कुणाल, है ना। तो जो ये इस तरीके से हमारा जो मौर्य वंश था वो 2 भागों में बट गया था। अगर हम लास्ट शासक की बात करें मौर्य साम्राज्य का तो उसका नाम था बृहद्रथ, है ना। तो ये कई दफा पूछा जाता है कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ को क्या होता है कि बृहद्रथ का एसेसिनेशन कर दिया जाता है, या यूं कहे कि हत्या कर दिया जाता है उसके ही कमांडर इन चीफ के द्वारा, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और इस प्रकार से क्या होता है कि बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है, और फिर आगे चल करके शुंग डायनेस्टी या शुंग वंश की स्थापना कर दी जाती है। तो दोस्तों हमने पढ़ा ये सारी चीजें कि किस तरीके से मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। तो मौर्य वंश की स्थापना की जाती है नंद वंश को हरा करके। अगर दोस्तों हम थोड़ा क्रोनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले नंद वंश, है ना। तो नंद वंश का जो संस्थापक राजा था वो क्या था, महापद्मनंद, और उसके जो अंतिम शासक थे उसका नाम था घनानंद। घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य। और जो इसके अंतिम शासक थे उसका नाम था बृहद्रथ, जिसका की हत्या किसने कर दी, पुष्यमित्र शुंग ने। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ का हत्या करके कौन से वंश का स्थापना किया, तो शुंग वंश का। दोस्तों इस बार के बीपीएससी में इसका सवाल पूछा गया था, इसी तरीके से इसी को लेकर के एक सवाल पूछा गया था। आप टीवाई की मतलब जो भी पेपर हुआ है उसको देख सकते हैं। तो इसी चैप्टर से हमें ये सारी चीजें मिल जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें थी, हमने मौर्य वंश के बारे में कुछ जानकारियां ली, और भी जो चीजें हैं वो आगे के चैप्टर में धीरे धीरे सीखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।